बांग्लादेश की विभत्स घटनाएं हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समाचार पत्रों में छप रहा है, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां रिजाइन कर दिया और भारत में वो आ गई हैं, भारत में शरण लिए हुए हैं। लगातार ये बात चल रही है कि वो किसी और देश में जा सकते हैं। बीच में खबर ये आई कि इंग्लैंड ने जो है उनको अपने देश में शरण देने से मना कर दिया है। और भारत के भी कुछ नेता जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी धीमे धीमे तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देश में अगर अराजकता का माहौल रहेगा तो किसी भी देश में, इवन भारत में, ऐसा हो सकता है। जो कुछ भी वहां हो रहा है, लोगों को जिंदा जलाकर कचरे की गाड़ी में फेंक देना या खुलेआम उपद्रव करना, उनके जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बंग बंधु, जिन्हें शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जाना जाता है, उनकी मूर्ति को तोड़ देना या अन्य धार्मिक मूर्तियों और प्रतीकों को तोड़ देना। गौतम बुद्ध की एक मूर्ति हमने देखी, उसकी गर्दन काट करके जमीन पर फेंक दी गई। ये सब कहाँ से अच्छा मालूम पड़ता है? कौन सही है, कौन गलत है, इन सब के परे ऐसी जो वारदात है, इनको कंडेम किया जाना चाहिए, इनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर मैं क्यों आया हूं, ताकि आपको बता सकूं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ उसका कारण क्या था, शुरुआत कहां से हुई, घटना इतनी क्यों बढ़ी, शेख हसीना के लोग इतने विरोध में क्यों हो गए और शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण क्यों लेना पड़ा। आज के इस ब्रीफ लेक्चर में ये सारी बातें मैं बता जाऊंगा। लास्ट तक जुड़े रहना। शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोलने की जरूरत मुझे है नहीं, वो आपने कर लिया होगा या नहीं कर लिया हो तो कर लीजिए। तो शेख हसीना के पतन की कहानी या बांग्लादेश के पतन की कहानी 2 महीने पहले शुरू होती है। 5 जून 2024 ढाका हाईकोर्ट का फैसला आया। क्या फैसला था हाईकोर्ट का? क्यों छात्र भड़क गए और आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसको शुरू करने के पहले मैं आपको लिए चलता हूं 1971 में। बांग्लादेश तब आज़ाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। ध्यान रखिए, 80% सीट रिजर्व होने शुरू हुए। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया, पिछड़े जिलों के लिए 40% रखा गया और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। जो अनरिजर्व या सामान्य छात्र हैं उनके लिए केवल 20% सीट ही बचे रहे। बहुत सारे विरोध हुए देश में। 1976 में आते हैं। पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया और सामान्य छात्रों को इसका फायदा मिला। उनके लिए अब कुल मिलाकर 40% सीटें रह गई। फिर आते हैं 1985 में। पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए नया कोटा जोड़ दिया गया 5%। इससे सामान्य छात्रों के लिए जो सीट थी उनकी संख्या 45% हो गई। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता रहा। कुछ सालों बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाली सीटें खाली रहने लगीं। उसका कारण था कि अब उनके बच्चे या तो सरकारी नौकरी में आ नहीं रहे थे या उनकी संख्या में कमी आने लगी थी। इसका फायदा सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलता रहा। हालांकि 2009 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। इससे सामान्य छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। साल 2012 में आते हैं। विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा जो था वो 56% हो गया। सामान्य वर्ग के लिए 44% सीटें ही अब बची। जो उनके पास पहले 45% था उसमें से 1% और कम हो गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया। शेख हसीना सरकार का मानना था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो अब आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। हालांकि 5 जून 2024 को ढाका हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सरकार को पुराना कोटा सिस्टम 2012 वाला बहाल करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जिसे आरक्षण मिलता रहा उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। इससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। तो ये जो मामला शुरू हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इसका बीज जो है ये आरक्षण है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? 1971 में, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद से। और इस तरह से 2024 तक ये मामला आगे बढ़ा। मामला क्या था? मैंने बताया, आरक्षण को खत्म करने का जो फैसला लिया था शेख हसीना सरकार ने। ये बात और है कि हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लोगों तक सीधे पहुंच ही नहीं रहे हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। इसके लिए चाहिए हमारे जैसे लोग जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों को और देश के कानूनों की व्याख्या आम लोगों तक सरल शब्दों में पहुंचाते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जैसे लोगों को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, इन वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तभी तो आम जनता तक सही जानकारी पहुंचेगी।
और जब सही जानकारी पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि ऐसे उपद्रव या ऐसी बातें होने से बचेंगी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए एक इंटरव्यू में एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते इनको आरक्षण नहीं मिल रहा, मतलब अगर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को आरक्षण नहीं मिल रहा, तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? ये स्टेटमेंट शेख हसीना ने दिया 14 जुलाई को। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में हलचल मच गया। दरअसल बांग्लादेश में गद्दारों को रजाकार कहा जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी जिसको पीएम हसीना ने इंटरव्यू दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी में तुई के आमी के राजाकार राजाकार के नारे गूंजने लगे। प्रदर्शन हिंसक हो गया और महीने भर में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट ही थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए और जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें रजाकार बुलाया। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रजाकार बुलाना शेख हसीना पर भारी पड़ गया। बयान से पहले शेख हसीना ने भी ये नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह देना उनकी सरकार को इतना भारी पड़ सकता है। छात्रों ने रजाकार शब्द को सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि सरकार कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गद्दार कह सकती है। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने भी इसी तरह से बयान देकर प्रदर्शनकारी छात्रों के आक्रोश को और भड़काया। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी ने कहा कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा कि रजाकारों को कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी, नहीं की जानी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं कहानी में थोड़ा आगे बढ़ूं, आपको बता दूं ये रजाकार हैं कौन, जिनके नाम सुनकर ही लोग भड़क गए और इतना बड़ा बांग्लादेश में आतंक मच गया और इसका नुकसान जो है दूसरे धर्मों के लोगों को भी हुआ। और ये जो छात्र हिंसा थी कब ये धार्मिक हिंसा में बदल गई, उन्माद में बदल गया। रजाकार कौन है? तो 1971 में जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने इंटरवीन किया था, उसमें पाकिस्तान को सरेंडर किए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। 18 दिसंबर की सुबह का दिन था 1971 में। ढाका के बाहरी इलाके में एक के बाद एक 125 लाशें मिली और सभी के हाथ बंधे थे। इनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। उनमें से कुछ को गोली मारी गई थी, कुछ का गला घोंट दिया गया था और कुछ को राइफल में लगे चाकू से गोद दिया गया था। ये सभी 125 लोग बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियां थे। ये उन 300 लोगों में से थे जिन्हें रजाकारों ने बंधक बना लिया था ताकि उनकी जान के बदले वे बांग्लादेश में लगातार आगे बढ़ रही भारतीय सेना से अपनी बात मंगवा सकें, क्योंकि भारतीय सेना बांग्लादेश का सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करने में उनकी मदद कर रही थी। हालांकि जैसे ही उन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान घुटने टेकने वाला है, रजाकारों ने सभी बंधकों को मार डाला। ढाका के बाहर एक फैक्ट्री और मस्जिद को रजाकारों ने ठिकाना बनाया था। यहाँ से वे उन लोगों पर भी गोलियां बरसा रहे थे जो अपने रिश्तेदारों की लाशें पहचानने के लिए वहां पहुंच रहे थे। मस्जिद के भीतर से गोलियां चल रही थी और लाश उठाने वालों को भी मारा जा रहा था। भारतीय सैनिकों को जैसे ही ये जानकारी मिली वो वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो आपको समझ में आया कि बांग्लादेश की हिंसा जो भड़की वो चिंगारी भड़की छात्र आंदोलन से। छात्रों को रजाकार कह देने से ये चिंगारी शोले में भड़क गई। और इसमें जांचने वाली बात यह है कि कौन सी विदेशी ताकतें इसमें आकर शामिल हुईं कि छात्रों की हिंसा धार्मिक उन्माद में बदल गया और पूरे देश भर में ऐसे आंदोलन हुए जिनको हिंसक आंदोलन कहा जाएगा, जहां लोगों के घरों को आग लगा दिया गया, लोगों को जिंदा जला दिया गया, कचरे की गाड़ी में डाल दिया गया। हम पढ़ रहे थे कि कई सारी मंदिरों को तोड़ दिया गया और देश के प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया गया। प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। इन सब के पीछे केवल छात्र हैं और इतना बड़ा मुद्दा केवल छात्रों के इस छोटे से बात से भड़क गया है, ये बात हजम होने वाली नहीं है। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। कहा जा रहा है कि इसमें उन लोगों का हाथ है जो वहाँ सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। इसमें वहाँ की आर्मी का भी हाथ है जो वहाँ पर में सत्ता हथियाना चाहती थी और इन सब की मिली भगत से ये सब हुआ है। कौन सही कौन गलत, इन सब के परे देखना ये चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो कानून सम्मत हो। मैंने कहीं लिखा भी था कि देश में जो हम नागरिक हैं, हमें रोटी, कपड़ा और मकान की जगह इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि देश में मजबूत सरकार रहे।
मजबूत सरकार से आस है ऐसी सरकार से है जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए, ऐसी सरकार जो जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाए, ऐसी सरकार जो देश की सीमाओं को सुरक्षा कर सके, ऐसी सरकार जो कठोर निर्णय ले सके और ऐसी सरकार जो कानून व्यवस्था को बनाए रख सके। नहीं तो रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े उतार दिए जाएंगे और घरें जला दी जाएंगी। जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विदेश शिक्षा से, समझते रहिए देश दुनिया की ऐसी घटनाओं को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।